अरे ओ गोपी, और कितने चक्कर कटवाओगे? 2 महीने से किराया क्यों नहीं दिया? सेठ जी, जरा धंधा मंदा चल रहा है, कुछ दिन की और मोहलत दे दो, मैं आपके सब पैसे चुका दूंगा। कुछ दिन कह के तो मेरी जूती घिसा दी तुमने। अब की बार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे मेरे पैसे चाहिए और इस दुकान को अभी खाली कर दो। धंधा करना आता नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी दुकान खोल के बैठते हो। मैंने दूसरा किराएदार ढूंढ लिया है, उसको कल से ही ये दुकान चाहिए। दुकान को साफ करके निकल लेना शाम तक, और इस हफ्ते के आखिर तक मुझे पैसे नहीं दिए तो देखना क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। गिरधारी सेठ तो गोपी पर चिल्ला के चला जाता है। गोपी बड़ा निराश होकर दुकान समेटने लगता है। और क्या करता बेचारा, पूरे दिन तो साथ छोड़ ही नहीं रहे थे। गोपी की हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। गोपी बहुत ही सुलझा हुआ, मेहनती और अत्यधिक कुशल टेलर था। उसके हाथों में बहुत सफाई थी और उसके सिए हुए कपड़े लोगों को बहुत पसंद आते थे। पास के शहर से भी लोग उसके पास आते और कपड़े सिलाते। गोपी बहुत सुंदर सूट के डिजाइन बनाता था। उसकी बहुत ही अच्छी कमाई होती थी और वह अपनी पत्नी राधा और बेटी रेखा के साथ बड़ी खुशी खुशी रहता था। गोपी और उसके परिवार का गुजारा बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन वक्त के साथ लोग ऑनलाइन रेडीमेड कपड़े ज्यादा खरीदने लगे थे। इसके चलते गोपी के पास ग्राहक कम आने लगे थे। धीरे धीरे करके कुछ ही सालों में गोपी की कमाई बहुत ही कम हो गई। बस गुजारा ही चल रहा था। और फिर कुछ ही दिनों में वायरस आ गया और लोगों ने कपड़े सिलवाने बिल्कुल ही बंद कर दिए। गोपी के ग्राहक बहुत ही ज्यादा कम हो गए। इसके चलते कमाई बहुत ही कम हो गई। कुछ थोड़े से ही पैसे बचे थे गोपी के पास सेविंग्स में, और वक्त के साथ वे भी खत्म हो गए। गोपी अब फेस मास्क सीकर रास्ते रास्ते जाकर बेचने लगा था। गोपी की पत्नी भी उसके साथ मेडिकल शॉप्स में जाकर मास्क बेचने लगी थी। बस इसी तरह कैसे तो करके उनका गुजारा होने लगा। कोरोना तो चला गया, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। लोगों को बस घर बैठे जो सब कुछ मिल जाता, और मंदी के चलते गोपी को अपनी दुकान छोड़नी पड़ी। गोपी अब घर पे पड़े हुए कुछ कपड़ों से सूट सीता और उनको बाजार में जाकर बेच आता। सुनते हो जी, पड़ोस वाली अनीता बता रही थी कि सब्जी मंडी के पास एक रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री खुली है। वहाँ जाकर काम के लिए क्यों नहीं पूछते? वहाँ दर्जी की जरूरत तो होगी ही। मैं कल ही देख आया हूँ और बात कर आया हूँ, कोई नौकरी नहीं है वहाँ। अच्छा सुनो, मैंने फगू बनिए से बात कर ली है, वो उधार पे कुछ अनाज दे रहा है। आज और कल के लिए उससे अनाज ले आना। और मुझे आज भूख नहीं है, मेरे लिए कुछ मत बनाना। राधा समझ गई कि आज भी कोई कपड़ा नहीं बिका। जिस दिन कपड़ा बिकता उनके घर में खाने के लिए अनाज होता, जिस दिन नहीं बिकता उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता। आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और कोई कमाई नहीं हुई। गोपी बड़ा परेशान मंदिर की ओर चल देता है। हे भगवान, अब क्या करूं? आज घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। ए मालिक, कुछ तो मदद कर। किन कर्मों की सजा है ये? कैसे कटेंगे आगे के दिन? गोपी, ये प्रसाद ले लो। थोड़ा प्रसाद घर भी ले जाओ। जी पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद। मंदिर के पंडित जी गोपी को बहुत वर्षों से जानते थे। उनसे गोपी की हालत छुपी नहीं थी। उन्होंने बहुत सारा प्रसाद गोपी को दे दिया। गोपी प्रसाद लेकर घर की तरफ चलने लगता है, यह सोचते हुए कि आज रात के खाने का तो बंदोबस्त हो ही गया है। घर पहुंचने के लिए गोपी को बाजार से गुजरना होता है। गोपी रास्ते से जा ही रहा था कि अचानक एक फटे कपड़े पहने हुए बहुत ही गरीब सा दिखने वाला इंसान उसके पास आकर गिर जाता है। भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस इंसान को इस तरह रोते देख
गोपी के मन में बड़ी दया आ जाती है। उसे भूखे पेट सोने का मतलब पता था। पहले तो उसने सोचा कि यह खाना कैसे दे दूं, ये तो उसके पूरे परिवार का आज रात का खाना था, लेकिन उसके मन की अच्छाई ने उसे ऐसे करने नहीं दिया। गोपी उसे पंडित जी ने दिया हुआ खाना दे देता है और खाली हाथ ही घर की तरफ चल देता है, यह सोचते हुए कि राधा को आज क्या बताएगा। आज तो उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होगा। आ गए आप। आज बड़ी देर कर दी आपने। बहुत भूख लगी होगी आपको। सुबह भी सिर्फ पानी पी के चल दिए थे। हाँ, जरा मंदिर से हो आया, इसलिए देर हो गई। अच्छी बात है। लगता है आपने भगवान जी से पकवान मांगे थे, क्योंकि उन्होंने सुन ली आपकी। आज पड़ोस वाले रामलाल के घर उनके बेटे का जन्मदिन था। वे लोग समोसे और बहुत सारा नाश्ता दे गए। मैंने और रेखा ने तो खा लिया है। हमने आपके लिए भी कुछ रख दिया है। ये देखो, बस बोलने की जरूरत थी। ऊपर वाले ने तो आज खाने का बड़ा अच्छा बंदोबस्त कर लिया था। गोपी थोड़ा सा नाश्ता खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर गोपी बहुत परेशान होकर सोच रहा था कि आगे क्या करूं। गोपी अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था और फिर अचानक घर के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। एक बहुत ही रईस दिखने वाली स्त्री उतरी। गोपी ने पहचाना तो वह उसकी बहुत ही पुरानी एक ग्राहक थी। गोपी मास्टर, क्या हाल है? बड़ी मुश्किल से आपका घर मिला है। आपने अपना दुकान छोड़ दिया? जी मिसेस कपूर, आप कैसी हैं? काम ही बंद हो गया तो दुकान कैसे खोलें? आपसे बड़े दिनों से कपड़े नहीं सिलाए, लेकिन आज मैं किसी और काम से आई हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है पास के गांव में। उसका बिजनेस बहुत ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसलिए मैं अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम आपको आउटसोर्स करना चाहती हूँ। मैंने आपका काम भी देखा है और आपकी समझदारी भी। मैं आपको 1000 सूट का ऑर्डर अभी देती हूँ। डिजाइन भी तैयार हैं, लेकिन आप उनमें फेर बदल कर सकते हैं। क्या कहते हैं? गोपी का तो जैसे मुंह खुला का खुला ही रह गया। किसी डूबते हुए इंसान को एक पूरी नाव का सहारा मिल रहा था। जी, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ काम करके। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके ऑर्डर पे काम करूंगा। तो बस ये लीजिए एडवांस और आज ही आ जाइए फैक्ट्री को देखने और आगे की डिस्कशन करने। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा। चलती हूँ। मिसेस कपूर चली जाती हैं और गोपी बड़ी खुशी से आकर राधा को सब कुछ बताता है। आज तो जैसे चमत्कार ही हो गया था। आज तो भरपेट खाना खाएंगे और कल की चिंता तो बिल्कुल नहीं। ऊपर वाला अच्छे कर्मों की प्रतिक्रिया बड़ी जल्दी दे देता है। फिर क्या था, गोपी का बिजनेस बहुत बढ़ने लगा। 10 लोग उसकी दुकान पे काम करने लगे और कुछ सालों के बाद जब उनकी बेटी रेखा बड़ी हुई, उसने विदेश से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। उन्होंने खुद के फैक्ट्रीज लगाए और गोपी क्रिएशंस का नाम दुनिया में बहुत बढ़ाया।